जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पॉलिटिकल वॉर, गरीबी, टेररिज्म। Pakistan, its economy is getting worse now. The nation. लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन के नाम से जानती थी। शौक लगा ना? हाँ, लेकिन ये सच है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इंडिया, नेपाल और श्रीलंका से भी आगे थी। This is the contrasting picture of a growing new country, Pakistan. This is a crucial moment in human history. Something greater, something grander, something bigger can emerge. With a far-seeing program of industrialization, Pakistan can look to the future with confidence. लेकिन आज पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और ही है। आठ दिन से मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं। मैले से मांग के बच्चों को दे देते हैं, तो बाजार वाला आटा महंगा है, नहीं ले सकते और पैसे भी नहीं है। Pakistan is facing a severe hunger crisis with 11 million people at risk of acute food insecurity. आज पाकिस्तान का जन्म हुए 78 साल हो गए। जहां हमारे देश की आर्मी हमारी रक्षा करती है, वहीं पाकिस्तान की आर्मी अपने ही देश पर राज कर रही है। पाकिस्तान 32 साल मिलिट्री रूल में रहा। मिलिट्री ने वहां की सरकार को गिराकर वहां का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। Pakistan Army officially running the country. पाकिस्तान की मिलिट्री, जो कि वहां के लीडर से भी ज्यादा ताकतवर है। देश की जनता एक लीडर को चुनती है ताकि वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, लेकिन पाकिस्तान में इसका जस्ट उल्टा है। वहां की जनता एक लीडर को तो चुनती है, लेकिन मिलिट्री इन्फ्लुएंस में आकर वहां का लीडर कब तक सरकार चलाएगा, इसका फैसला वहां की मिलिट्री करती है। और जो लीडर मिलिट्री की बात नहीं मानते, या तो उसे गद्दी से उखाड़ फेंक दिया जाता है या उसे मरवा दिया जाता है। This is the real Pakistan, and if we get democracy, this is the face of Pakistan the world will see, not the face of the extremists who have thrived under dictatorships. December 27th, 2007. Pakistan's charismatic former Prime Minister Benazir Bhutto was assassinated during her election campaign as she vowed to end military rule and restore democracy in the country. नवंबर 2022 जब इमरान खान एक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे, तब उन पर किसी ने गोली चला दी। इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री पर उंगली उठाई और कहा कि उसे मरवाने की कोशिश की जा रही है। It was the army which abducted me, and nothing happens without the permission of the army chief. That's how the army works. पाकिस्तान की मिलिट्री जो सिर्फ लीडर को ही कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि अब वहाँ की जुडिशरी तक को भी कंट्रोल करने लगी है। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी इस न्यूज को देखिए। एक एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज ने पाकिस्तान के आईएसआई पर मनचाहा फैसला दिलाने और उन्हें और उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साले को किडनैप कर लिया गया और उसे बिजली के झटके दिए गए और जज के खिलाफ झूठा आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाने को कहा और किडनैप करने वालों ने अपने आप को आईएसआई का एजेंट बताया। And listen to the details. The judges say their relatives have been kidnapped and tortured, their bedrooms bugged, and their houses surveilled. The letter details 7 specific instances. In one case, ISI operatives pressured a judge through relatives. He was eventually hospitalized due to high blood pressure. In another case, a judge's brother-in-law was abducted. He was later given electric shocks. पाकिस्तान की मिलिट्री जो आज लीडर से लेकर जुडिशियरी तक को भी कंट्रोल करने लगी है। आखिर पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल बनी कैसे? दोस्तों, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा पॉइंट ऐड है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी मनमानी करती है, और वो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर फौज या लीडर ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा हो और उसने ये प्रूफ कर दिया कि उसने जो भी किया देश को बचाने के लिए किया, तो उसे लीगल सपोर्ट मिल सकता है। और अगर कोर्ट ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया तो उसके इस एक्शन को लीगल माना जाता है। 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। 1958 में प्रेसिडेंट मिर्जा ने कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करके जनरल आयुब खान को मार्शल लॉ लगाने को कहा, लेकिन सिर्फ 20 दिन बाद जनरल आयुब खान ने प्रेसिडेंट मिर्जा को हटाकर खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और पाकिस्तान की आर्मी ने सरकार को टेक ओवर कर लिया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। लेकिन वह मार्शल लॉ गलत इलीगल था और आर्मी टेक ओवर डेमोक्रेसी के खिलाफ, तो कोर्ट ने क्या किया? जस्टिस मूनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का यूज करके कहा, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया है, लेकिन देश की भलाई और स्टेबिलिटी के लिए। इसके बाद आर्मी को लीगल बना दिया गया और जनरल आयुब खान के डिक्टेटरशिप को कोर्ट का ग्रीन फ्लैग मिल गया, जिससे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पूरी तरह खत्म हो गई। एक देश अपने डिफेंस सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए बजट में काफी सारा पैसा एलोकेट करती है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम पर $9 बिलियन खर्च करती है, जिसकी जरूरत पाकिस्तान मिलिट्री को है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान के मिलिट्री को इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही बहुत अमीर है।
Pakistan has allocated 1.8 trillion rupees for the military. Let's be clear here. Pakistan's outsized defense budget is not about strategy. It's selfish. It's self-destructive. The IMF did try. They asked Pakistan to reduce defense spending by 10 to 20%. Clearly, Islamabad did not agree. पाकिस्तान की मिलिट्री, जो कि वहां का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की एकमात्र फौज जो कि बिजनेस करती है। मैंने पाकिस्तान मिलिट्री को ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तान की मिलिट्री चलाती है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान की मिलिट्री चलाती है, प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस पाकिस्तान की मिलिट्री चलाती है और 74,000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई करते हैं, जिसे मैनेज करने के लिए thousands of teachers and staffs हैं। Also runs a business empire. Pakistan is a poor nation with a rich army. More than 20% of Pakistan's annual budget goes to the military. पाकिस्तान की मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन चलाती है उसका नाम फौजी फाउंडेशन है। फौजी फाउंडेशन जो पाकिस्तान मिलिट्री की सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसे दूसरी बड़ी कंपनी कंट्रोल करती है और बड़ी कंपनी को पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, टाइटन, TCS, जो कि ये सभी कंपनी टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान की मिलिट्री फौजी फाउंडेशन जैसे 50 से भी ज्यादा कंपनीज को चलाती है। फौजी फाउंडेशन जिसके नेटवर्थ $20 बिलियन से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की मिलिट्री जो इकोनॉमिकली खुद ही बहुत स्ट्रांग है, जिसे सरकारी सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, क्या आपको पता है पाकिस्तान की 12% जमीन वहाँ की मिलिट्री के पास है। आयशा सिद्दीकी जो 1988 से लेकर 2001 तक वहाँ सिविल सर्वेंट थी, जो बाद में एक मिलिट्री एनालिस्ट बन गई, जिन्होंने एक बुक लिखी मिलिट्री इंक इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी, जिसमें वो बताती है कि कैसे मिलिट्री ने धीरे धीरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। द संडे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर सिद्दीकी बताती है कि 1958 में जनरल आयुब खान ने पॉलिटिक्स में एंटर किया और उसी को रोल मॉडल मानकर पाकिस्तान की मिलिट्री ने वहां की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने देश का 12% तकरीबन 11.58 मिलियन एकड़ जमीन अपने अंडर में ले लिया। जब पाकिस्तान में एक मेजर जनरल रिटायर होते हैं तो उन्हें 240 एकड़ जमीन गिफ्ट के तौर पर दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें उन्हीं की कंपनी में किसी हाईएस्ट पोस्ट पर उन्हें नौकरी दी जाती है। डॉक्टर सिद्दीकी बताती है कि वहाँ काम करने वाले 80 to 90% लोग जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन आज की डेट में ऐसी हो गई है कि वहाँ के लोगों को भूख और प्यास से मरना पड़ रहा है। चावल, दाल, आटा, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। कभी इतना ऐसे भी हो जाता है कि रात को भी भूखे सोते हैं पानी पी के। न्यूज़ पे यही सुन रहे होते हैं, बच्चे, माँ ने अपनी बच्चों को मार दिया, माँ ने ऐसे कर दिया, ये गुर्बत की खातिर। हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। यहाँ नहीं हर हफ्ते पानी आता पाकिस्तान में मिलिट्री लोगों को तो हटा दिए गए, लेकिन सिर्फ कागजों पर। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। आज तक वहाँ के किसी भी पीएम ने अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया। Interestingly, not a single prime minister in Pakistan has completed a full 5-year term since the country's independence in 1947. देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो वो देश ग्रो करता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो बिना सोचे समझे कर्जा लेती रहती है। उसके प्रोस और कॉन्स क्या है ये तक नहीं सोचती। पाकिस्तान के ऊपर आज की डेट में $287 बिलियन का कर्जा है। वहीं जब पाकिस्तान कर्जे में डूब रहा था तो इमरान खान ने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का ऐलान कर दिया, जिसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट पर पड़ा जब उन्हें $3.69 बिलियन का बिल भरना पड़ा। इसके बाद इमरान खान ने पेट्रोल पर 21 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 51 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब शहबाज शरीफ पावर में तो उन्होंने सारी सब्सिडी हटा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे। Pakistan's caretaker government has announced fresh hikes in fuel rates. So the new rates look like this. Petrol 305 Pakistani rupees per litre. Diesel 311 Pakistani rupees per litre. और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ने से महंगाई बढ़ने लगी, और जब महंगाई बढ़ी तो लोग गरीब होने लगे। इस दुकान का 1,75,000 बिल आ गया बिजली का, प्लस जब लाइट बंद होती है 6-7 हज़ार का डीजल लग जाता है। जनरेटर चल किधर जाएंगे? जारी बात है, बच्चों को भूखा जहर दे देते हैं फिर। लेकिन जब इतना सब कुछ हो रहा था तो क्या वहाँ के लीडर्स ने कुछ नहीं किया? असल में पाकिस्तान का असली दुश्मन बाहर के लोग या कोई देश नहीं है, बल्कि वहाँ की मिलिट्री और लीडर्स खुद ही है, जो आपस में लड़ते रहते हैं। एक तरफ मिलिट्री है जो कहती है कि तुम मेरी बात मानोगे, एक तरफ लीडर है जो कहती है कि तुम मेरी बात मानोगे। जब इन दोनों को आपस में लड़ाई करने से फुर्सत मिले तब न जाकर ये जनता और देश का भला सोचे।